स्टूडेंट्स, मैं जतिन आपका केमिस्ट्री टीचर और वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैंटीन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नीट और आईआईटी से रिलेटेड सभी केमिस्ट्री के टॉपिक्स। आज शुरुआत करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आइए देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम। व्हाट इज एटम? An atom is the smallest particle of an element which can exist। ठीक है, ये होता है एटम। तो अब आप पूछेंगे कि एटम किस चीज से बना हुआ होता है? एटम बना हुआ होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे बना होता है एटम। ठीक है, अब हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। Electron. Electron is an subatomic particle which carry a unit negative charge and mass equal to 1/1837 of an hydrogen atom। ये किसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन की? प्रोटॉन। प्रोटॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल which carry a unit positive charge and mass equal to that of an hydrogen atom। Neutron. Neutron is a subatomic particle which carry zero charge and mass nearly equal to that of hydrogen atom। ठीक है, ये होगी तीनों की डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों ही सबएटॉमिक पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन का यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि आपने 10th क्लास तक में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। पर अब देखेंगे हम और कुछ डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि एक और डिफरेंस है, इनको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था किसने? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। ठीक है, अगला डिफरेंस है इनका मास का।
मास क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है और इलेक्ट्रॉन मतलब लाइटेस्ट पार्टिकल्स में ही आता है। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसका मास होता है 1.672 10 की पावर माइनस 27 kg। और यहाँ न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 10 की पावर माइनस 27 kg। ये कुछ डिफरेंस है। इसका चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1, of a proton is +1 and neutron is 0। +1 -1 का मतलब यहाँ पे है यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसको आप बना लीजिए अपने नोटबुक में, हम फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या होता है। एटम होता है सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल मतलब किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट जो आपने पढ़े उनमें सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, उसके कई सब पार्टिकल होते हैं, मतलब उसके अंदर एटम्स के छोटे छोटे पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है जिसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। ये इनके मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का 1.672 10 की पावर माइनस 27 kg और न्यूट्रॉन का 1.674 10 की पावर माइनस 27 kg। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट किसमें? एटम में। आगे हम देखेंगे इनके एटॉमिक मॉडल्स, जहां पे हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जो आपको इसी को हम यूनिट चार्ज बोलते हैं। यूनिट चार्ज, व्हाट इज अ यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? नेगेटिव होता है, तो माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 29 हो जाएगा। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होगा? कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये इक्वल होता है किसके? 4.8 10 की पावर माइनस 10 ESU। ESU भी यूनिट है चार्ज की, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी चार्ज की यूनिट। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम। अब जैसे कि आपको बताया मैंने, एटम सबसे छोटा होता है, तो क्या हुआ? साइंटिस्ट के अंदर होड़ लग गई कि भाई कौन सबसे पहले मॉडल देगा एटम। तो कुछ तो पहले मॉडल आए, अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम, जैसे कि थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद धीरे धीरे एडवांसमेंट आती गई, तो फिर किसने दिया? बोहर ने दिया। बोहर के बाद किसने दिया? जो अभी माननीय है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो हम पहले अर्लियर मॉडल से शुरुआत करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में उसके बारे में बताएंगे। बाकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मैटर नहीं करता, पर फिर भी बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम अभी पहले अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम देखेंगे क्या होते हैं। अर्लियर मॉडल में सबसे पहला है गिवन बाय जे थॉमसन। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या दिया था? थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि भाई जो एटम है वो क्या है? कुछ इस तरह का है।
ठीक है, इसके अंदर क्या पड़ा है, ओशन भर के, मतलब बहुत सारे क्या पड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, मतलब ये ओशन है, ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इस ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है, ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि भाई ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी। अब इसने मॉडल तो दे दिया, पर एटम तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है तो इसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या होता है। उसने क्या कहा कि नेट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव। ठीक है, पर देखा जाए तो इसके मॉडल के अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी, इसलिए मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो पाया। ठीक है, ना ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया, ना ही कुछ और, तो इसलिए इस मॉडल को रिगार्ड नहीं किया जाता, मतलब इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसलिए इसके बाद अगला मॉडल आया, वो था रदरफोर्ड का मॉडल। नोट कर लें इसको, अगला मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, देखेंगे। क्या लिया उसने, एक ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक कह देते हैं जिसको, यहाँ पे एक स्लिट ली, और आगे क्या लिया, एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली। इसके अंदर क्या प्लेस किया उसने, लेड ब्लॉक के अंदर उसने प्लेस किया यहां पे रेडियम। ये क्या है, लेड ब्लॉक। स्लिट, जिंक सल्फाइड स्ट्रीम। यहां बीच में उसने रखा गोल्ड फॉइल। क्या रखा, गोल्ड फॉइल। और यहां क्या रखा, रेडियम। जैसे कि रेडियम इज एन रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो रेडियम ने क्या किया, रेडियम क्या एमिट करता है, रेडियम एमिट करता है अल्फा पार्टिकल। तो जब रेडियम ने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, ठीक है, रेडियम एमिट करता है अल्फा पार्टिकल। तो क्या हुआ, जब रेडियम ने अल्फा पार्टिकल एमिट किया और जब वो स्लिट से पास किया, स्लिट से पास करने के बाद वो कहां से पास किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर से पास किया, और कहां टकराया जाके, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। होता क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जब भी कुछ टकराता है तो क्या करता है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो करने लग जाती है। ग्लो करने का मतलब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ टकराया। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पाया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, मतलब 99.9% पार्टिकल्स कहाँ टकरा रहे हैं,
इस पॉइंट पे, मतलब सीधे जा रहे हैं, उनकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। पर उसने देखा कुछ के अंदर डिफ्लेक्शन है, मतलब थोड़े से डेविएट हो रहे हैं गोल्ड फॉइल में से पास होने के बाद, और कुछ क्या हो रहे हैं, पूरे बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं जब गोल्ड फॉइल से पास करके। तो जैसे ये पहले बता देता हूँ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है एक सिंपल सी हीलियम न्यूक्लियाई की तरह होता है ये, ठीक है। इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये होती है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अब 99.9% पार्टिकल क्या हुए, अनडेविएटेड गए, ठीक है, और कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए गोल्ड फॉइल से इधर इधर, ठीक है। तो अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या नतीजा निकाला, क्या नतीजा निकाला देखेंगे। क्या इन्फ्लुएंसेस निकाली, वो इन्फ्लुएंसेस यहां लिख रहा हूं मैं। 99.9% particles went undeviated, मतलब ज्यादातर ही अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डेविएट नहीं हुए, सीधे जाके वहीं टकराए। तो गोल्ड फॉइलिंग के अंदर कोई भी क्या किया, डेविएशन पैदा नहीं किया, ठीक है। Some particles deviated through a little angle, कुछ एक पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े से डेविएट हो गए, मतलब सीधे जा रहे थे, हल्के से टेढ़े हो गए और कहीं और स्ट्राइक किए जिंक सल्फाइड स्टील के ऊपर। और बिल्कुल रेयर, बहुत कम पार्टिकल, 0.0001% पार्टिकल डेविएटेड थ्रू अ लार्ज एंगल, मतलब वो बहुत ज्यादा डेविएट हो गए, मतलब 90 डिग्री 180 डिग्री बहुत ज्यादा डेविएट हो चुके हैं वो, और फिर वो स्ट्राइक किए जिंक सल्फाइड स्टील के ऊपर, ठीक है। इन तीनों बातों से, जो ये 3 बातें हैं, इन तीनों बातों से रदरफोर्ड ने क्या निकाला कि भाई ज्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, मतलब गोल्ड फॉइल की जो आइटम है उसके अंदर क्या है, ज्यादातर खाली स्पेस प्रेजेंट है। खाली स्पेस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर गोल्ड की जो फॉइल है उसके एटम के अंदर अगर कुछ होता तो वो डेविएट होते, तो मतलब गोल्ड फॉइल के एटम्स के अंदर ज्यादातर तो खाली स्पेस है, इसलिए वो सीधे जा रहे हैं, डेविएट नहीं कर पा रहा, उसके अंदर कुछ है ही नहीं उसको डेविएट करने के लिए। थोड़े से पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, थोड़े एंगल पे डेविएट कर रहे हैं, मतलब डेविएट पॉजिटिव होता है अल्फा पार्टिकल, तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को रदरफोर्ड ने क्या निकाला, रदरफोर्ड ने निकाला कि 99.9% पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ पार्टिकल क्या हुआ, एंगल डेविएट हो गया थोड़ा सा, मतलब भाई थोड़ा सा जैसे सीधा जा रहा है टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को डेविएट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज ही करेगा। पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा तभी रिपेल होगा और तभी वो डेविएट होगा, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है गोल्ड के अंदर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो कितना है, कहाँ है, ठीक है। जब उसने देखा कि बिल्कुल कोई पार्टिकल अल्फा का बहुत ज्यादा डेविएट हो गया 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल लग के वापस ऐसे आ रहा है, तब उसको पाया कि भाई वो जो 1% पार्टिकल या बहुत कम पार्टिकल जो बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं वो किससे टकराए हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराए हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज है मतलब गोल्ड के अंदर, जिससे टकरा के वो ऐसे चले गए अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कोई पॉजिटिव चार्ज है जिससे टकरा के वो बिल्कुल नीचे आ गए, मतलब डेविएट कर दिया। तो उसने यहाँ से क्या निकाली, 3-4 इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंस निकाली। क्या इन्फ्लुएंस निकाली कि उसने क्या निकाला, उसने इन बातों से एक चीज निकाली, उसने ये निकाले कि भाई ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, मतलब सारा का सारा मास जो है पूरे एटम का वो एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, मतलब सारा का सारा वहीं पे एक्ट करता है, ठीक है। दिस स्मॉल रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस। उसने क्या किया, इस स्मॉल रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है।
एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा का सारा क्या है, क्या प्रेजेंट है, सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है किसका, पूरे के पूरे एटम का। ठीक है, न्यूक्लियस हैज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था उसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज था तभी उसने अल्फा पार्टिकल को डेविएट किया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो था उसके अंदर, और उसने क्या डिफरेंस निकाली, और उसने डिफरेंस निकाली मोस्ट ऑफ द प्लेस इन द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि 99.9% पार्टिकल की कोई डेविएशन ही नहीं, मतलब खाली स्पेस ही है जहां से वो जा रहे हैं, खाली स्पेस ही ऐसी है जहां से जाएंगे कोई डेविएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये उसने डिफरेंस यहां से निकाल ली। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स। और एटम के अंदर क्या होता है, और एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस हो गया, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, तभी न्यूट्रल होगा एटम को। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसने बताया न्यूक्लियस जहां पे सारा मास है और उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था बाय रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, वेरी लाइट एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इसलिए ज्यादातर मास जो होता है एटम का, उसके अंदर भागीदार कौन होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्यादातर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें बताई थी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर। अब आगे देखते हैं, एक और बात आई बाद में कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो क्या वही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, वही अट्रैक्ट कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो सारा सौदा भस्म हो गया। ठीक है, सब कुछ आपस के अंदर मतलब कोलैप्स कर जाएगा सब कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएंगे, सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट, रिवोल्यूट करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। मतलब बीच में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं अराउंड सन, वैसे ही लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर रोटेट करेगा तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जैसे ही कोई भी चीज रोटेट करती है ऐसे, तो उसके अंदर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि आउटवर्ड एक्ट करता है। और अट्रैक्टिव यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या, प्रोटॉन। तो क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अंदर की साइड। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ। तो ये दोनों आपस में बैलेंस कर देते हैं और एटम को क्या बना देते हैं, स्टेबल बना देते हैं। ये बात किसने कही थी, रदरफोर्ड ने कही थी। तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल, देयरफॉर रदरफोर्ड मॉडल is also known as planetary model of atom। ठीक है, ये बातें थी रदरफोर्ड मॉडल की। अब एक चीज देख लेते हैं, अब न्यूक्लियस और एटम है, इनकी रेडियस क्या होगी, मतलब किस ऑर्डर की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर, इस ऑर्डर की रेडियस होगी, मतलब इस ऑर्डर की। ठीक है, इसको एक फर्मी भी बोला जाता है, मतलब फर्मी इज द यूनिट टू मेजर रेडियस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इसलिए इसको फर्मी इज द यूनिट टू मेजर रेडियस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स।
इसकी एक फर्मी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इस ऑर्डर की होती है, मतलब तो फर्मी में देखा जाए तो 1.6 से लेके 4 पॉइंट समथिंग तक फर्मी तक रेडियस होती है न्यूक्लियस की। रेडियस ऑफ एटम किस ऑर्डर की होगी? एटम की रेडियस होगी 10 की पावर माइनस 10 मीटर के ऑर्डर, ठीक है। ये सारी बातें थी। अब एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। इस मास को रेस्ट मास बोलते हैं। रेस्ट मास मतलब ये मास तब है जब तक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लाइट। मतलब जब तक वो लाइट से बहुत स्लो चल रहा है तब तक ही ये मास जो आपके लिए लिखा है मैंने, ये मास माननीय है। मतलब इस मास की औचित्य तभी तक है जब तक बहुत स्लोली लाइट से चल रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कंपेरेबल हो जाएगी लाइट के साथ, मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब उसका मास दिया जाता है m इज इक्वल टू m रेस्ट अपॉन रूट 1 माइनस v बाई c का स्पीड। ये फॉर्मूला है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का व्हेन इट्स स्पीड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन इसमें से, ये कर लें। ठीक है, m ये तो m रेस्ट, यहाँ पे v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे एग्जाम में, ये भी देखिए। नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल की कुछ ड्रॉबैक भी थी। ड्रॉबैक मतलब रदरफोर्ड मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जैसे हाइड्रोजन एटम है उसकी जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कौन? रदरफोर्ड। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोले साइंटिस्ट ने बोला कि भाई पहले उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट का नेचर पता होना चाहिए। लाइट का मतलब या रेडिएशंस का कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो भी, लाइट होगी, विजिबल लाइट होगी, एक्सरे होगी, यूवी होगी, आईआर होगी, इन सारी की सारी रेडिएशंस का नेचर पता होना चाहिए। उस नेचर को पता करने के लिए क्या दी गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई। क्या दी गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये थ्योरी किसने दी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी। किसमें दी? 1864 में दी। ये थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी, 1864 में दी। इस थ्योरी के हिसाब से उसने क्या बताया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है, ये देके उसने ये बताने की कोशिश की भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है इनका नेचर कैसा है, ठीक है। इनका नेचर बताने के लिए उसने थ्योरी दी, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से एनर्जी इज emitted by a body in the form of radiations, ठीक है। बॉडी लाइक हॉट बल्ब, मतलब जब भी कोई भी गर्म चीज, गर्म बॉडी जैसे कि हॉट फिलामेंट है बल्ब की, कोई भी एनर्जी देते हैं, रेडिएट आउट करते हैं, तो वो किसके फॉर्म में करते हैं? रेडिएशंस के फॉर्म में करते हैं। उसने फिर कहा दीज रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। उसने कहा कि जो रेडिएशंस, जो एनर्जी की रेडिएशंस जो निकल रही है, इन रेडिएशंस को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ये आप भी सोच सकते हो, जैसे सन है, सन से अपने तक रेडिएशंस आ रही है, कोई मीडियम चाहिए उसको, कि मीडियम हो ना हो, रेडिएशंस तो ट्रैवल करेंगी, ठीक है। उसने फिर बताया था स्पीड ऑफ दिस रेडिएशंस
रेडिएशंस की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। द स्पीड ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट। इन रेडिएशन की स्पीड है लाइट के बराबर होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। होगी नहीं होगी? सही बात है। एक और उसमें चीज गई जो कि यहां लिखूंगा मैं, ये हम लिख देंगे। ठीक है, उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि these radiations have an electric field and a magnetic field which is in the direction that is proportional to that of which is in the direction that is proportional, not proportional, perpendicular, which is the radiations have an electric field and a magnetic field which is in the direction that is perpendicular to the direction of propagation of radiation। ठीक है, radiations have an electric field and a magnetic field which is in the direction that is perpendicular to the direction of propagation of radiation and perpendicular to each other। मतलब क्या हुआ? इस लाइन का ये हुआ कि जो भी रेडिएशन ट्रैवल करती है उनसे एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और जो वेव होती है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। समझ पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे हो गया। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ वेव भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सारी बातें किसने बताई? मैक्सवेल ने बताई अपनी थ्योरी के अंदर। अब हम इसको देखेंगे क्या मतलब हुआ इन बातों का। इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ये हुआ, जैसे देखिए ये है, मान लीजिए इसको मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऑफ रेडिएशन, प्रोपोगेशन रेडिएशन। मान लो रेडिएशन इस लाइन के थ्रू जा रही है, ठीक है, जा रही है। अब अगर ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, ये क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर है। ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद रेडिएशन। ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद रेडिएशन। देख सकते हैं आप कि सब परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, ये रे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये रे यहाँ 90 डिग्री। ये उसने ये चीजें बताई। ठीक है, ये सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल ने बताई। अब हम क्या देखेंगे? वेव देखेंगे कि वेव कैसे, वेव की मतलब जो मैकेनिक्स है या कह लो कि वेव कैसे ट्रैवल करती है, वेव के अंदर क्या सिस्टम है। तो हम एक बार वेव देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो वेव क्या होती है? जैसे वेव के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, वेव क्या होती है, वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
ये है एक जनरल सी वेव का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा व्हाट इज वेवलेंथ। Wavelength is the distance between two consecutive crests or trough। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे लैम्डा, वेवलेंथ, ठीक है। व्हाट इज ए? ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ अ वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव पास कर सकते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जनरली रिप्रेजेंट करी जाती है म्यू से, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी। उसकी यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड, पर सेकेंड कहते हैं, पर सेकेंड, ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं, ठीक है। ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। वेवलेंथ की यूनिट भूल गया था बता रहा हूं, वेवलेंथ की यूनिट होती है वही लेंथ वाली मीटर, पर ये मीटर में नहीं बताई जाती, जनरली ये बताई जाती है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर। याद रख लेंगे, आगे बताऊंगा नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और मीटर के अंदर क्या समानता है वो बताऊंगा मैं, रिलेशन इनका। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये ए हो गया। स्पीड, अब कहेंगे स्पीड ऑफ वेव, स्पीड इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, मतलब कोई खास बात नहीं है। इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम देंगे उस वेव की वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे सभी के सभी, ठीक है। दूसरे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाएगी। ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब यूनिट बता देता हूं एक बार। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस 12। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी याद रखना। हर जगह केमिस्ट्री कैलकुलेशन कहीं भी आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं भी, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन आप लोग याद रख लेना, ये वेव होगी, ये सब कुछ होगा, ठीक है। ये मैंने आपको वेव बता दिया। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल द्वारा जो दी गई, इसको नोट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करने के लिए, और अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करें। आगे और बहुत सारी वीडियो आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, नीट 2021 के लिए, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। और